ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान की प्रथम इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः भारतीय संविधान के जो विकास है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हमने उसके विकास के 2 चरणों की बात की। आज हम उसके तीसरे चरण के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख है 1919 का भारत शासन अधिनियम, या इसे हम मॉन्टफोर्ट सुधार के नाम से भी कह सकते हैं या जान सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड ने एक प्रतिवेदन दिया था और उसके आधार पर जून 1919 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार बिल रखा गया था और लॉर्ड सभा से पास होने के बाद और शाही अनुमति मिलने के बाद 13 दिसंबर 1919 को ये अधिनियम के रूप में क्रियान्वित किया गया। और इस अधिनियम में कुछ मौलिक सुधार किए गए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला, प्रांतीय शासन के क्षेत्र में यथासंभव जनता के नियंत्रण की स्थापना होगी। ये पहली बात थी कि जनता का नियंत्रण प्रांतीय शासन में यथासंभव स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। केंद्र के नियंत्रण से प्रांतीय शासन को काफी मात्रा में स्वतंत्रता और उसका लोक प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायित्व रखा जाएगा। भारत सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन लोकप्रिय प्रतिनिधित्व तथा उसके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। परिवर्तन संभव होने तक भारत सरकार का ब्रिटिश संसद और भारत मंत्री का प्रांतों पर नियंत्रण कम कर दिया जाएगा। तो इस अधिनियम की 2 मौलिक विशेषताएं थी कि प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दी जाएगी और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का सूत्रपात किया जाएगा। अब भारत सरकार पर इंग्लैंड स्थित गृह शासन का नियंत्रण घट गया और प्रांतीय शासनों पर केंद्रीय नियंत्रण भी कम हो गया। देश में पहली बार कानूनी नियमों द्वारा केंद्रीय विषयों को प्रांतीय विषयों से पृथक किया गया। विशेष रूप से विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय क्षेत्रों में केंद्र और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था सम्यक ढंग से की गई। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण घटना इस अधिनियम की यह थी कि यह द्वैध शासन योजना के अंतर्गत प्रांतों में प्रजातांत्रिक प्रशासन का हल्का प्रयोग हुआ। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना का सार इस अधिनियम का प्राकथन था, जिसमें कुछ लक्ष्य घोषित किए गए थे। पहला, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, शक्ति के अधिकाधिक विकेंद्रीकरण का प्रयास करना, केंद्रीय व्यवस्थापिका में जनता को अधिक प्रतिनिधित्व देना और सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार करना और भारत मंत्री तथा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को क्रमशः कम करना। इस अधिनियम की एक और मुख्य विशेषता यह थी कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विषयों का
स्पष्ट विभाजन कर दिया। जैसे केंद्रीय विषय थे जिसमें सेना, सुरक्षा, विदेश नीति, भारतीय रियासतें, डाक और तार, मुद्रा और सिक्के आदि आदि, और प्रांतीय विषयों में स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, सिंचाई आदि आदि रखे। आज भी आप देखते हैं कि हमारी 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो प्रयोग है ये इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही प्रयोग में आया है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो विभाजन किया गया था वो थोड़ा सा अस्पष्ट और नमनीय था, और बाकी सारा जो निर्णय है वो गवर्नर जनरल के ऊपर छोड़ दिया गया था। यद्यपि 1919 के अधिनियम ने प्रशासन की संघात्मक व्यवस्था के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, फिर भी भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान करने में यह असफल रहा। कह सकते हैं कि इन नए सुधारों का परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी जैसे लोग, जिन्होंने प्रारंभ में सहयोग की नीति का समर्थन किया था, वो ये कहने के लिए बाध्य हो गए कि यह सुधार उनके हृदय परिवर्तन का परिणाम नहीं, बल्कि भारत की संपत्ति को लूटने और दायित्व को और अधिक बढ़ाए रखने का साधन है। तो इस प्रकार से 1919 का भारत शासन अधिनियम हम देखते हैं कि यही इसकी महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की एवं प्रांतों में आंशिक तौर से उत्तरदायी शासन की स्थापना की, जिसे द्वैत शासन कहा जाता है। आपको याद रखने के लिए यही है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया और द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई। द्वैत शासन का मतलब होता है दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन होना। अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि कुछ विषय थे जो दोनों के बीच में बांटे गए। अब हम आते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की ओर। 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंतिम राजनीतिक उपहार कहा जा सकता है। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसके प्रथम भाग के प्रमुख प्रावधान क्रियान्वित ही नहीं हो पाए। यद्यपि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने और उनके एक प्रभावशाली वर्ग ने स्वायत्त शासन की वास्तविक सिद्धि कहा, और कुछ उदारवादी नेताओं ने इसे भारत का नया संविधान कहकर इसकी प्रशंसा की। भारत सरकार संबंधी संघीय व्यवस्था के प्रावधान लागू नहीं हो सके, किंतु इससे प्रांतीय उपबंधों का क्रियान्वयन 2 वर्ष बाद ही हो सका, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं और देशी रियासतों के राजाओं की स्पष्ट अस्वीकृति के कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना से संबंधित उपबंध अक्रियान्वित रह गए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके कुछ भाग अक्रियाशील रह गए, वो यही थे। और इस उपबंध के अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत जो विशेष बातें कही गई वो ये थी कि केंद्र और राज्य के बीच में 3 सूचियां बनाई गई। एक थी केंद्रीय सूची, दूसरी थी प्रांतीय सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में 2 भागों में बांटा था, केंद्र सूची और राज्य सूची। लेकिन जैसे ही हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की ओर आते हैं तो हमको शक्तियों का विभाजन 3 भागों में दिखाई देता है। पहला केंद्र सूची या संघीय सूची, दूसरा प्रांतीय सूची जिसे आज हम राज्य सूची कहते हैं, और तीसरा है समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया जिसके अनुसार देशी रियासतों का प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में प्रवेश होना था। आपको पता ही है कि भारत में बहुत सारी देशी रियासतें थी जिसका विलय
भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में होना था। तो यही बात इसमें कही गई है। इसके लिए रियासत के शासन को विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना था और विलय करते समय उन्हें संघ में सम्मिलन की शर्तों को उल्लेखित करने का अधिकार था, किंतु एक अन्य विलय पत्र द्वारा ये अन्य शर्तें भी रख सकता था। किसी रियासत के शासक द्वारा विलय प्रपत्रों शर्तों को अखिल भारतीय संघीय योजना के प्रतिकूल पाने पर उन्हें ब्रिटिश ताज द्वारा अस्वीकार किया जा सकता था। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि एक बार रियासत के विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने और शर्तों का उल्लेख करने के बाद जिन पर सम्राट की स्वीकृति मिल चुकी है, कोई शासक उनसे पृथक नहीं हो सकता था या उन्हें कम नहीं कर सकता था। और यद्यपि ऐसा है कि एक पूरक विलय प्रपत्र द्वारा उन शर्तों में परिवर्धन जरूर कर सकता था। तो 1935 का अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग एक लुप्त आदर्श के रूप में रह गया, क्योंकि यह अस्तित्व में ही नहीं आया। इसी कारण से अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावित योजना में कई ऐसी महत्वपूर्ण कमियां और असामान्यताएं थी जो संघीय व्यवस्था में नहीं पाई जाती। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में एक अत्यंत अस्पष्ट संघीय व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत किया गया था, जो ना तो एकात्मक था और ना ही संघात्मक था और ना ही दोनों का सुंदर मिश्रण था। मतलब कुछ ऐसा उन्होंने ढांचा प्रस्तुत किया जो हम ये कह सकते हैं कि इससे अधिक अव्यवहारिक संघ की युक्ति किसी चतुर मस्तिष्क के द्वारा सोची नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी 1935 का अधिनियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और हमको पढ़ने के लिए आवश्यक है। 1935 के अधिनियम के बाद हम आते हैं पाकिस्तान आंदोलन के सूत्रपात की ओर। 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों के परिणाम से मुस्लिम लीग के जो महत्वाकांक्षी नेता थे उनकी आशाओं पर पानी फिर गया और मुस्लिम लीग के जो सर्वोच्च नेता थे जो अभी तक सहयोग की बातें कर रहे थे उनके विचार बदल गए। और जब कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त प्रांतों में मिली जुली सरकार न बनाने का निर्णय लिया तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद जिन्ना ने कांग्रेस की कटु निंदा करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू नीति का पालन कर रही है और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के उकसाने से अपने विरोधी के कपड़े चुराने का गंदा खेल खेलकर संप्रदायवाद की ज्वाला को तीव्र कर रही है। अब कांग्रेस के शासन के अधीन मुसलमान न तो न्याय और न ही निष्पक्ष बर्ताव की आशा कर सकता है। पीरपुर के राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ 1938 में, जिसमें उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने भारत को संसदीय शासन के लिए अनुपयुक्त बताया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा मुस्लिम संप्रदाय की उपेक्षा करने और उनके नागरिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन करने का आरोप भी लगाया। 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की स्थापना ने मुस्लिम लीग को बहुत अधिक हतोत्साहित किया। अतः अपने अस्तित्व के लिए लीग कौन सा रास्ता अपनाए ये उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी और जिसके कारण जिन्ना ने मुस्लिम लीग के 26वें अधिवेशन में जो 22-23 मार्च 1940 को लाहौर में हुआ उसमें अपना द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया और पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट मांग की। और भारत की समस्या उन्होंने कहा अपने भाषण में कि भारत की समस्या अंतर सांप्रदायिक चरित्र की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है और इस दृष्टिकोण से ही हमको देखना होगा क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का अलग अलग धर्म, दर्शन, सामाजिक प्रथाएं और साहित्य उनको अलग करता है। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान प्रस्ताव दिया जिसमें बल देकर कहा गया
1935 के भारत शासन अधिनियम में वर्णित संघात्मक योजना इस देश के लिए पूर्णतः अव्यावहारिक है और मुस्लिम भारत को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अंग्रेज बहुत अधिक चतुर थे। आपको पता ही है कि फूट डालो शासन करो की नीति का उन्होंने पालन किया है और इसलिए वो उनको बार बार भरोसा दे रहे थे, क्योंकि वे सारे के सारे को पता चल गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए वो 1940 तक जिन्ना की पीठ भी थपथपा रहे थे, क्योंकि सम्राट के सरकार की ये उत्कृष्ट इच्छा थी कि युद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न तत्वों के प्रतिनिधियों की एक सभा आयोजित की जाए और नए संविधान की रूपरेखा का वो निर्माण करे। फिर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसी ऐसे दल को नहीं देगी जिसने राष्ट्रीय जीवन के एक विशाल और महत्वपूर्ण भाग का समर्थन प्राप्त ना हो। घोषणा में ये आशा प्रकट की गई थी कि अंतरिम काल में समस्त दल युद्ध सरकार का सहयोग करेंगे। अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनिथिंगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो घोषणा की गई थी उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं और इसमें पूर्ण स्वराज की मांगों को स्वीकार नहीं किया था और इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष आश्वासन न मिलने के कारण इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। इस प्रकार ये अगस्त प्रस्ताव जो है वो युद्ध में देश के राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग लेने में विफल रहे। जब अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया तो एक क्रिप्स मिशन योजना प्रस्तुत की गई। 1942 का क्रिप्स मिशन जो है वो आंतरिक स्थितियों की कम किंतु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की उपज अधिक था। जापान द्वारा एशिया के पश्चिमी भाग पर आक्रमण ने देश के अंदर एक बेचैनी सी उत्पन्न कर दी थी। 15 फरवरी को सिंगापुर परास्त हुआ और 8 मार्च को रंगून जीत लिया गया, तो उनको ये लगने लगा चर्चिल को कि भारत पर भारी और भावी सैनिक पराजय की छाया मंडरा रही है। तो युद्ध स्थिति की गंभीरता के कारण चीन के प्रेसिडेंट मार्शल चाई काई शेक फरवरी 1942 में भारत आए और उन्होंने अपने विदाई भाषण में भारतीय जनता से युद्ध प्रयासों में सहयोग देने की अपील की और यह आशा व्यक्त की कि ब्रिटिश शासन जितना शीघ्र संभव हो सके भारतीय जनता को वास्तविक राजनीतिक सत्ता सौंपेगा। और उसी के तारतम्य में 22 मार्च को क्रिप्स अपने साथियों के साथ दिल्ली आए और आते ही वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों, उच्च सिविल अधिकारियों और प्रमुख राजनीतिक नेताओं से मिले और 29 मार्च को एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपने मसवीदे का एक प्रस्तावित प्रारूप पेश किया कि युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत में संविधान का निर्माण करेंगे और भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों को भाग लेने का भी अवसर दिया जाएगा। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत या देशी रियासतें इस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार उन पर वह संविधान नहीं थोपेगी, वरन उन्हें अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को यथापूर्व रखने की स्वतंत्रता देगी। युद्ध समाप्ति से पहले भारत के विभिन्न संप्रदाय और हितों के नेता यदि किसी एक व्यवस्था पर सहमत नहीं हो सकते तो संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार होगा कि युद्ध समाप्त होते ही प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचन होंगे और उसके उपरांत विधानमंडल के निचले सदन के सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे।
संख्या की दृष्टि से संविधान सभा में निर्णायक मंडल की संख्या का 10वां भाग होगी। इस युद्ध के संकटग्रस्त समय में भारत की सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक विश्व युद्ध के लिए किए जा रहे कार्यों के अंग के रूप में ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा और नियंत्रण का निर्देशन करेंगी। तो क्रिप्स का जो प्रस्ताव है वो भारतीय नेतृत्व के किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर सका। गांधी जी ने तो इसे ऐसे चेक के रूप में बताया या ऐसे चेक के समान बताया जिसमें आगे की तारीख डाल दी है, जो किसी दिवालिया बैंक या किसी ऐसे बैंक के नाम लिखा गया है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए राजा जी करके राजगोपालाचार्य, उन्होंने अपना एक CR फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे राजा जी फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि मुस्लिम लीग ये वादा करे कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का समर्थन करेगी। युद्ध के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में स्थित मुस्लिम बहुमत वाले जिलों की सीमा का निर्धारण करेगी और उसके बाद जिलों में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्णय कराया जाएगा कि वे भारत संघ से पृथक एक मुस्लिम राज्य का निर्माण चाहते हैं। उक्त जनमत निर्णय कराने से पूर्व सभी दलों को जनता के सामने अपने दृष्टिकोण रखने का अवसर दिया जाएगा। यदि पृथक राज्य के निर्माण का निर्णय लिया जाता है तो दोनों राज्यों की सुरक्षा, व्यापार, यातायात के साधन और महत्वपूर्ण विषयों पर पारस्परिक संधि होगी। दोनों राज्यों में जनसंख्या का हस्तांतरण स्वेच्छा से होगा और शर्तें तभी मान्य होगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर दे। गांधी और जिन्ना समझौते की शर्तों पर बातचीत करेंगे और अपने अपने दल से इसकी पुष्टि भी कराएंगे। लेकिन ये राजा जी का जो उन्होंने तर्क दिया था या जो भी उन्होंने सुझाव दिए थे, इससे जिन्ना बिल्कुल सहमत नहीं थे और 9 से 27 सितंबर 1944 तक वो गांधी जी से वार्ता करने की शर्त उन्होंने मंजूर की थी, किंतु सारा प्रयास तब व्यर्थ हो गया जब जिन्ना ने कहा कि संपूर्ण उपहार केवल छाया मात्र, भूसी मात्र, लंगड़ा लूला, विकलांग और दीमक लगा पाकिस्तान होगा। तो ये प्रस्ताव पे भी काम नहीं हो पाया। तो फिर से 14 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपनी एक वेवल योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार कुछ बिंदु इस प्रकार थे कि सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केंद्र में नई कार्यकारी परिषद के गठन का विचार होगा और उसमें हिंदू और मुसलमानों को समान स्थान मिलेगा। कार्यकारिणी परिषद में सुरक्षा विभाग गवर्नर जनरल के अधीन होगा और सीमांत और कबायली मामलों को छोड़कर शेष विदेशी मामले भारतीय सदस्य के अधीन होंगे। गवर्नर जनरल को निर्णय पर निषेधाधिकार प्राप्त होगा। ब्रिटिश व्यापारिक और अन्य हितों के संरक्षण के लिए अन्य उपनिवेशों की तरह भारत में भी ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। जिन प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया है, वहां पर उत्तरदायी शासन को पुनः स्थापित किया जाएगा। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय लोग स्वयं अपने देश का संविधान बनाएंगे और इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान से कोई संबंध नहीं होगा। तो इस योजना के जो ये घोषणा है, इसके साथ ही 15 जून 1945 को वायसराय ने सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया और सभी दलीय नेताओं का सम्मेलन 25 जून को शिमला में आयोजित किया। इस सम्मेलन में प्रांतीय मंत्रिमंडलों के प्रधान, कांग्रेस संसदीय दल के नेता, राज्य परिषद में मुस्लिम लीग के नेता, नेशनल पार्टी, यूरोपियन ग्रुप के संसदीय नेता और कांग्रेस और लीग के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया। गांधी जी ने हालांकि इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया,
पर वे परामर्श के लिए शिमला में उपस्थित रहे। आशंका के अनुरूप शिमला सम्मेलन असफल हो गया, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक बात पर सहमत नहीं हुए, जिसके कारण ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। जब शिमला में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया या वो प्रस्ताव असफल हो गया, तो इसे मुस्लिम लीग ने अपनी विजय के रूप में देखा और कहा कि नहीं, इसके लिए और कोई योजना बनानी होगी, क्योंकि विभाजन के अतिरिक्त अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो उसके बाद एक और योजना प्रस्तुत की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। 1945 के आम निर्वाचन में श्रमिक दल की विजय से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में नाटकीय परिवर्तन होने लगा। वहां पर प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली, और उन्होंने जिस प्रकार वादा किया था कि युद्ध के समाप्ति के बाद वो भारत को स्वतंत्र कर देंगे, उन्होंने इस नीति के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने द्वितीय वेवल योजना बनाई, जिसे सेकेंड वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। हालांकि भारत के राजनीतिक दलों ने इसे बहुत आलोचित किया, या भारत के राजनीतिक दलों ने इसकी खुलकर आलोचना की और ये भी कहा कि ये क्रिप्स प्रस्तावों की पुनरावृत्ति ही है। तो 19 फरवरी 1946 की ब्रिटिश सरकार की घोषणा का भारतीय लोगों ने स्वागत किया, जिसमें ये कहा गया कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर को भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए भेजा जाएगा। और मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का एक आयोग 23 मार्च 1946 को 2 उद्देश्यों के साथ भारत आया। पहला उद्देश्य था भारतीय संविधान के आधार पर समझौते को तैयार करना और सत्ता हस्तांतरण हेतु राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना। आते ही मिशन ने राजनीतिक दलों से वार्ता करना प्रारंभ कर दी। ये वार्ता 16 अप्रैल तक चली, लेकिन फिर भी कोई एक मत निकलकर सामने नहीं आया। मिशन ने दोनों दलों के बीच में, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराने का बहुत अधिक प्रयास किया। खूब सारे सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और वहां से जिन्ना, लियाकत अली खां, नवाब इस्माइल खां, इन लोगों ने भाग लिया। ब्रिटिश शासन के भी ये तीनों मेंबर थे। मौलाना आजाद ने कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें ये थी कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए, प्रांतों को स्वायत्त शासी बनाया जाए, संविधान सभा नए संविधान का निर्माण करे और अंतरिम सरकार उसी के प्रति उत्तरदायी हो। जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मंत्री मिशन के लोग भी ब्रिटिश शासन की अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी पारंपरिक नीति के कारण कोई निर्णय लेने में असमर्थ थे, और इसी का फायदा उठाकर लीग ने एक पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग रख दी। और इसलिए उन्होंने 16 मई 1946 को भारत की राजनीतिक समस्या के स्थायी और व्यावहारिक समाधान हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके 3 भाग थे। एक होगा भारतीय संघ, दूसरा होगा संविधान सभा और तीसरा होगा अंतरिम सरकार। तो इसमें मंत्रिमंडल मिशन योजना ने प्रमुख भारतीय नेताओं की प्रशंसा हासिल की, और ये कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता कहा जा सकता है। बहुत सारे समूह एकत्रित होने लगे और भारत की सुरक्षा को और एकता को ध्यान में रखते हुए, हालांकि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे सांप्रदायिक समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता था और प्रशासकीय, आर्थिक और मानवीय समस्याओं का ढेर लग जाता। इसलिए मिशन ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। इसके कारण जब ये मिशन असफल हो गया, ये मिशन इसलिए असफल हो गया
क्योंकि गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, मुस्लिम लीग एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में किसी बिंदु पर समझौता नहीं हो सका और इसलिए भारत को विभाजित करने या कहना चाहिए भारत को आजादी देने के लिए एक और योजना प्रस्तुत की गई, जिसको कि हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय का पद धारण किया। वो काफी गंभीर होकर भारत और पाकिस्तान के मुद्दों पर विचार करने लगे और उन्होंने काफी विचार विमर्श करके 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके बिंदु इस प्रकार थे कि पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रतिनिधियों को अलग अलग रूप से भारत या पाकिस्तान में मिलने के निर्णय लेने का अधिकार होगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और आसाम के मुस्लिम बहुल जिला सिलहट में भी यह विषय जनमत निर्णय द्वारा तय किया जाएगा। सिंध में विधानसभा निर्णय लेगी। बलूचिस्तान में स्थानीय संस्थाओं की संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यदि पंजाब, बंगाल और आसाम की जनता ने भारत से पृथक होने का निर्णय लिया तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण हेतु एक आयोग की व्यवस्था की जाएगी। दोनों राज्य के बीच संपत्ति और दायित्व के विभाजन के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। भारत और पाकिस्तान दोनों को औपनिवेशिक स्थिति दी जाएगी। बाद में उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने का भी अधिकार होगा। माउंटबेटन योजना में पाकिस्तान की मांग को मान्यता मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने उसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने भी गंभीर विचार विमर्श किया और बाद में इस योजना को स्वीकार किया। सरदार पटेल ने कहा कि संपूर्ण शरीर को क्षति पहुंचाने के स्थान पर जो भाग अस्त व्यस्त हो गया है उसको अलग कर देना ही बुद्धिमानी है। तो गांधी जी की उपस्थिति में अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा ने 17 जून को माउंटबेटन योजना को स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और ये आशा व्यक्त की कि जब स्थितियां सामान्य होगी तब भारतीय समस्याओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा और कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया। (1947) का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता बिल पास किया। यह बिल प्रधानमंत्री एटली ने कॉमन्स सभा में पेश किया और पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल के कटु विरोध के बावजूद ये बिल पास हो गया। फिर उसे लॉर्ड सभा से पास कराया गया। इसे राजा एडवर्ड छठे ने अनुमति देकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना दिया, जिसके प्रमुख प्रावधान थे 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान 2 उपनिवेश या प्रभु सत्ताधारी राज्य बनेंगे, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने या न रहने का अधिकार होगा। भारत की स्वतंत्रता के साथ देशी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश संरक्षण भी हट जाएगा। सभी राजाओं को यह अधिकार होगा कि वे अपनी रियासतों को या तो पाकिस्तान या तो भारत में विलय करें या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखें। उसके बाद 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बाद एक रेड क्लिफ आयोग भी बनाया गया। रेड क्लिफ आयोग आपको जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसी आयोग ने दोनों देशों की सीमा रेखाएं डाली और संपदा और देयताओं का बंटवारा किया। देश के विभाजन की राजनीति के दुर्भाग्यपूर्ण वर्णन का या अंत जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण के साथ हुआ। यह विभाजित करो और राज करो की ब्रिटिश नीति से
विभाजित करो और भारत छोड़ो की नीति में परिवर्तन का प्रतीक है। वास्तव में धिक्कारने योग्य ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां हैं, जिन्होंने भारत के दो प्रमुख संप्रदायों को पृथक करने का भरपूर प्रयास किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक चालबाजी की संतान मुस्लिम लीग का महत्व बढ़ता गया और जिन्ना द्वारा प्रस्तुत इतिहास की मैकियावेलीवादी व्याख्या विजयी हुई और इतिहास का सबसे जटिल डिवोर्स या तलाक हो गया। महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि चाहे सारा भारत शोलों में लिपट जाए तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस दलील के आगे झुक गया, जो 2 भागों में पूरे देश का बंटवारा हो गया। तो आपने 1919, 1935, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, मॉन्टेस्क्यू घोषणा और भारत छोड़ो प्रस्ताव, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, रेड क्लिफ आयोग, सबके बारे में पढ़ा। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आपको ज्ञात हो गया होगा कि संविधान का सफर कितना लंबा और कठिन था और उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। आगे अगले भाग में हम किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, किस तरह से संविधान की प्रारूप समिति बनी, संविधान का निर्माण किस तरह से उन्होंने किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीए राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। अभी आपने इसका तीसरा भाग सुना। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। निवेदिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल। कार्यालय सहायक थीं कृति निगम। स्टूडियो सहायक विजय कहार। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।